हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से मॉडर्न फिजिक्स में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स सारे देख लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस लॉ के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% आपके नीट के एग्जाम में मिलने वाला है। तो एप्लीकेशंस को अच्छे से समझना और फिर उनके फॉर्मूले डिराइव करना और फिर उन फॉर्मूलों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद करने को बोल सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ही टिपिकल काम है, क्योंकि फॉर्मूले आप याद कर लोगे, लेकिन इतने सारे फॉर्मूले अगर सिर्फ आप गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के याद करोगे तो आप मान सकते हो कि लगभग 14 से 15 या 14 से 16 फॉर्मूलेज होंगे जो खाली गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बेस पर हैं। तो इतने फॉर्मूले मैं नहीं मानता कि आपको याद करने चाहिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ही होगा इससे। तो अगर आप समझ के करते हो सारी चीज़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होगा, जैसे मान लो कि E = λ/2πr एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि आर कौन सा है, रेडियस है या वो वाला आर है जिस पर हमने पॉइंट कंसिडर करा है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं ये तब आते हैं जब आप डायरेक्ट फार्मूला को याद कर लेते हो। तो मैं नहीं चाहता ऐसा बिल्कुल आपके साथ हो। तो आपको अपनी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करनी है और फॉर्मूले को पहले डिराइव करना है, सीखना है कि किस तरीके से आया, और मैं बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, और हर वीडियो में हम लोग एक एप्लीकेशन करेंगे, और जल्दी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट बना लूँगा, तो आपको कोई भी वीडियोस में से ढूंढनी हो तो आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं वो बेसिकली किस काम आते हैं, मतलब गॉस लॉ किस काम आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कितनी होगी वो हम गॉस लॉ की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन लॉन्ग इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर। ठीक है, एट डिस्टेंस आर। अब देखो, जितने भी हम केसेस पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें आपको हर चीज़ में ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा केस कर रहे हैं। और अगर आपको इतनी चीज़ समझ आ गई, उसके बाद सारे ही केसेस में प्रोसीजर सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो पहला जो केस है वो है हमारा इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर, यानी कि एक वायर है वो थिन है, बहुत थिन है, उसकी थिकनेस नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब उसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, सिर्फ क्या होगा उसमें लेंथ होगी। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ओके, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उससे डिस्टेंस आर दूरी पर। ओके, तो देखो, मान लो ये एक वायर है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब देखो, पहला कन्फ्यूजन मैं आपका ये दूर कर दूं कि जब भी हम कोई इनफाइनाइट चीज़, यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम वायर को कंसिडर कर रहे हैं कि उसका डायमीटर, मतलब जो वायर की लेंथ है वो अर्थ के डायमीटर के बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ इनफाइनाइट का मतलब ये होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस आर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मान लो ये है, ये डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आर डिस्टेंस है, और मान लो मैं ये लेंथ इसकी ले रहा हूँ एल, तो ये जो आर आप कंसीडर कर रहे हो ये बहुत 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 छोटा है एल से। क्लियर होगी इतनी बात? जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वो जो डिस्टेंस है वायर से वो बहुत कम दूर है इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ द वायर। तो उसके केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो वायर की लेंथ है, ये जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में। बस इनफाइनाइट का मतलब ये होता है, इनफाइनाइट सिर्फ हम कंपैरिजन के बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अर्थ से लेकर मून तक की लेंथ ले रहे हो और उतनी लंबी वायर लोगे, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो पहला डाउट आपका ये क्लियर हो गया। तो हमें क्या निकालनी है, आर डिस्टेंस दूरी पर हमें क्या निकालनी है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप, मैंने मान लिया कि इसको हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, जो इसकी पूरी लेंथ पर फैल गया है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखो, गॉसियन सरफेस की हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अब वो काम आने वाले हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और गॉस लॉ भी हम यूज़ करेंगे। तो हम कैसे करते हैं वो प्रोसीजर आपको एक बार सीखना है, बाकी सारे ही केसेस में वो सेम होगा, बस आपको अगर ये केस समझ आ जाता है। ठीक है, तो देखो, ये जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट से ही क्या बनाएंगे, अपना गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपके पास क्या होता है, लीनियर चार्ज सिस्टम होता है, यानी कि एक लेंथ के ऊपर अगर चार्ज है तो उसके थ्रू अगर आप क्या बना रहे हो, गॉसियन सरफेस बना रहे हो, तो क्या कैसा बनाते हो, एक सिलेंडर। ठीक है, एक वर्टिकल सिलेंडर
जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस में। तो ये बन गया ओके। अब फाई जो होता है, फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होता है आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए हम यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होगा वो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। अगर वो कांस्टेंट होता तो हम सीधे ई ए कॉस थीटा यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है? एरिया वेक्टर वगैरह भी अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से जो ये वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की तरफ। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो सरफेस है नीचे वाला, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, आउटवर्ड होता है। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा। और ये जो इसका कर्व सरफेस दिख रहा है, मतलब जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इसका एक टॉप सरफेस होगा, एक बॉटम होगा और एक ये कर्व सरफेस होगा। तो ये टॉप वाला सरफेस हो गया हमारा, ये बॉटम वाला सरफेस हो गया और ये कर्व सरफेस हो गया, ठीक है। तो कर्व सरफेस की वजह से एरिया वेक्टर इधर होगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गई? अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, इस केस में यहाँ पर। तो आप देख सकते हो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इस केस में भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। यहाँ कर्व सरफेस के केस में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो है 3 सरफेसेस अलग अलग हैं, जिस वजह से हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ऊपर वाले सरफेस के लिए अलग, बीच वाले के लिए अलग और नीचे वाले के लिए अलग। तो फाई टॉप प्लस ये फाई हो जाएगा, ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रल नहीं है। फाई टॉप, फाई कर्व सरफेस प्लस फाई बॉटम, ठीक है। तो ये पहले वाले के लिए हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है, ई डी ए कॉस, टॉप के केस में जो एंगल बन रहा है थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा, प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, यहाँ पर एंगल कितना बीच में है, बीच वाले के लिए 0 डिग्री, तो ये जगह कॉस 0, प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तीसरे वाले सरफेस के लिए भी कैसा है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये cos 90 है, ये भी cos 90 है, तो cos 90 की वैल्यू तो 0, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा सिर्फ ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है क्योंकि ये जो चार्ज है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंटीग्रेशन में से बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? cos 0 की वैल्यू हो गई आपकी 1, तो हमारे पास क्या बचा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपने सरफेस कंसीडर करा है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे हैं, एरिया का कर रहे हैं। मैंने ये माना कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया लिया था जिसका एरिया वेक्टर डी ए है, ठीक है। तो इस वाली सरफेस का, यानी कि ये मार्कर में आप देख सकते हो जो कर्व सरफेस है, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मान लो इसकी लेंथ एल है और यहाँ से यहाँ तक का सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल। ये बेसिक मैंसुरेशन है, मैंसुरेशन के फॉर्मूले हैं, आपने सभी ने क्लास 9th क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, कि सिलेंडर के केस में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो वहीं से आया कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच, एच यानी कि ये जो लेंथ है या हाइट हो गई सिलेंडर की। क्लियर है? तो आपको जो फॉर्मूला मिला वो यहाँ से मिला ई इंटू 2 पाई आर एल। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये आपको फ्लक्स का एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला होगा वो आप इस टेक्निक को यूज़ करके निकालेंगे, जो आपका बेसिक मेथड है, ठीक है। अब दूसरी बार जो हम फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, एक फ्लक्स का हमें फॉर्मूला पता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका गॉस लॉ। क्लियर है? अब बारी आई गॉस लॉ को यूज़ करने की। तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये है कि जो चार्ज एनक्लोज है गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब देखो ये जो चार्ज है, ये चार्ज आपका कैसा है, यूनिफॉर्मली क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी लेंथ के ऊपर, और हमने इस लेंथ को क्या एक्सटेंड करा है बाहर तक, लेकिन हमने गॉसियन सरफेस एल लेंथ का बनाया हुआ है। क्लियर है? ठीक है। तो अब आप सभी को मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में ये बताया था कि जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, वो होती है आपकी Q बाई एल। क्लियर हो गई इतनी बात?
Q बाय एल। अगर ये चार्ज जो है पूरी एल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। लैम्डा क्या हो गया आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, जितनी लेंथ आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो Q इन जो हो जाएगा मेरा, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, क्योंकि एल लेंथ के लिए हमने कंसीडर करा है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गई बात समझ में। Q इन यानी कि वो चार्ज जो आपका गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज आ रहा है, जो लेंथ एल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और हमने ये टर्म पढ़ा है कि लैम्डा जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है, Q बाई एल। तो Q इज इक्वल टू लैम्डा एल हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो फाई का एक फॉर्मूला है ये, फाई का एक फॉर्मूला है ये, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। ये हो इक्वेशन 1, ये हो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये रिजल्ट हमको मिल गया। एल से एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये जो होता है फॉर्मूला, ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्यू टू इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर, ठीक है, इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर। आगे बात समझ में। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं क्या करूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँ 2 से और नीचे भी करूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर देता हूँ, 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने इधर लिख दिया, ऊपर कितना बचा, 2 लैम्डा अपॉन आर। अब आप इस चीज़ को जानते हो कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के के बराबर होता है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में जो होता है के बराबर होता है, तो के 2 लैम्डा अपॉन आर, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2 के लैम्डा अपॉन आर। तो दूसरा जो फॉर्मूला है वो आपका ये आ गया कि E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर और E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले किसके लिए हैं, इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर। आ गई बात समझ में, ठीक है। जो नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा थिक वायर के लिए, तो उसमें कहानी थोड़ी अलग होती है। तो पहले आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ आ गया है। एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी ने मुझसे ग्राफ के बारे में पूछा था, तो वो ग्राफ भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। ग्राफ भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, आपसे ये बोला जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ग्राफ के, 4 अलग अलग ग्राफ बने होंगे और बोलेंगे कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा एट डिस्टेंस आर, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है बहुत ही आसानी से बता सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। तो एक साइड पे अगर मैं E ले रहा हूँ और एक साइड पे R डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R मिलेगा आपको, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता लगी कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन भी इससे कई बार पूछे गए हैं। ये तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है, अभी जब हम थोड़े और अच्छे केसेस पढ़ेंगे तो उनमें थोड़ा टिपिकल ग्राफ भी आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। तो इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके का बनेगा, और ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। पता होना चाहिए आपको ये इस तरीके का ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप आपको ये केस जो है यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, और आगे जितनी भी वीडियोस आएंगे उसमें हम एक एक केस को पकड़ने वाले हैं और एक एक केस को अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस ये बेसिक टेक्निक एक बार आपको समझानी थी, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उनमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि सेम टेक्निक हम बार बार अप्लाई करेंगे, बस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता रहेगा। ओके, सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।